अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में भारत के बड़े हमले की आहट सुनाई दे रही है और यह आहट ऐसी है जो गर्जना बन गई है। वहां सरकार से लेकर सेना तक पूरी तरह घबराई हुई है। रात के 2 बजे पाकिस्तान सरकार में सूचना मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान करते हैं कि 24 से 36 घंटे के बीच पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में हमला होगा। अब भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, यह सूचना दी है इन्होंने रात 2 बजे पूरी आवाम को। आप डर के आलम को समझिए कि आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और यह तब है जब भारत ने अभी तक हथियार भी नहीं उठाया है, हमले को लेकर कोई बयान भी नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको मैं आज वो बयान भी सुनाऊंगी जिसमें 24 घंटे के अंदर हमले वाली बात कही जा रही है। उधर पाकिस्तान के मंत्री शहबाज शरीफ डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशंस से संपर्क कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोकिए, भारत को हम पर कार्रवाई करने से रोकिए। वहां के तमाम टीवी चैनल्स पर यही चर्चा है जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि भारत में बैठक हो रही है और उधर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं कि इस विवाद को हल कराइए। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है और इसीलिए घुटने टेक दिए हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दूसरी तरफ यूएन से गुहार लगाई जा रही है कि भारत को किसी तरह से रोक लिया जाए। तमाम टीवी चैनल्स पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों की चर्चा है। इसी के साथ साथ मैं आपको यह बताऊंगी, क्योंकि ये जो बैठकें हिंदुस्तान में हो रही है और सुबह से हो रही हैं, एक क्रम में हो रही हैं, इन बैठकों से जो खबर बाहर नहीं आ रही है उसका भी डर पाकिस्तान को सता रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान में क्या ऑपरेशन हाफिज होने वाला है। आज इसलिए यह बात कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा चेहरा यही है, यह खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद। आतंक का सबसे क्रूर चेहरा है हाफिज सईद। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान जारी करके कहा गया है कि तुमने हमारे लोगों को मारा, अब हम एक को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। और बात है हाफिज सईद की। हाफिज सईद को मार गिराने की बात कही जा रही है। आपको पता है हाफिज सईद को पाकिस्तान में सेना सुरक्षा देती है। वहां की पाकिस्तान की सेना इस हाफिज सईद को सुरक्षा कवर देती है, पूरा सुरक्षा घेरा देती है। अब सबकी नजरें भारत के इस मोस्ट वांटेड हाफिज सईद पर है, क्योंकि जब भारत से हमले का डर सताता है तो यही हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों में छुप जाता है। बात सिर्फ हाफिज की नहीं, बात पाकिस्तानी सेना के उन आतंकियों की है जो लगातार आतंकी हिंदुस्तान में भेजकर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बात उन सब की होगी क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप है। 24 से 36 घंटे में हमले वाला हड़कंप, ये डर बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की तबाही तय है। अब होगा आखिरी प्रहार। समय, तारीख और जगह भारत तय करेगा। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, जवाब कैसा हो ये सेना तय करे। सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद का खात्मा करेंगे, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। मोदी सरकार ने कमान सेना के हाथ में दे दी और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
अब हिसाब होगा, जमीन भी कांपेगी और दुश्मन भी। पाकिस्तान सहम गया है, सेना में हलचल और सरकार में बौखलाहट साफ दिख रही है। मोदी की खुली छूट का असर सरहद पार महसूस हो रहा है। डर के कारण पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन से भारत को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, तो रात के 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जहां पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, तो आज पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें की हैं। अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हर मीटिंग में सिर्फ एक एजेंडा था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब देना। भारत के एक्शन की गूंज से बॉर्डर पर पाकिस्तान की चौकियां भी खाली होने लगी। ठीक सामने वो पाकिस्तानी चौकी है जिसमें आप देखेंगे कि उस पाकिस्तानी चौकी से अब पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों ही नदारद हैं। पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, उस पर कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। उसके ऊपर झंडे के लिए जो है एक रॉड लगाया गया था, जो मतलब फ्लैग होल्डिंग पोल जिसे कहते हैं, वो भी वहीं का वहीं है। लेकिन पाकिस्तानी झंडा जो है वो उतार कर अब पाकिस्तानी रेंजर यहाँ से चले गए हैं और अपनी इस पोस्ट को भी खाली छोड़ दिया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सेना हाई अलर्ट पर है। पाक मीडिया में भारत के इंतकाम की थ्योरी हावी है। सब जानते हैं कि अल्टीमेटम का समय अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले आपको एक और वीडियो दिखा देती हूं जो भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का जारी किया है। बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं, भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कॉम्बैट रेडी होने का मतलब क्या है। यानी किसी भी तरह के चुनौती के लिए भारतीय सेना तैयार है। चलाइए जरा इस वीडियो को। भारतीय सेना चुनौती के लिए तैयार है, यह वीडियो जारी किया गया है और भारतीय सेना इस तरह के वीडियो से एक स्पष्ट संदेश भी दे रही है, हमारी तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. Answer my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through this machine. तो भारतीय सेना जहां ये वीडियो जारी कर रही है, वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। पाकिस्तान में कैसे वो अपने F-16 कैसे हटा रहे हैं बॉर्डर से, भारत के S-400 से कैसे डर गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। वहां पर 1500 किलोमीटर दूर जाकर F-16 को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने F-16 विमान को नजरबंद कर दिया है। S-400 से बचने के लिए F-16 को छिपाया गया है। पाकिस्तान ने F-16 को ग्वादर में रखा है। सीमा पर अब JF-17 तैनात किए गए हैं। S-400 जो कि लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है, जिनमें से भारत एक है। अब रडार डिटेक्ट कर उसे नष्ट करने में सक्षम है, इसीलिए ये F-16 वहां से हटाए गए हैं। तो देखिए किस तरह से F-16 वहां से भगा दिए गए। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है हमारा S-400। भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास ही है ये, और इसीलिए इस वक्त ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, जो विमान वहां से हटाए गए हैं, जो खबर हमारे पास आ रही है, मैं इस पर भी बात करूंगी। एक बार जरा बता देती हूं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं, अमजद अयूब मिर्जा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ हैं,
फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही, अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, पीटीआई के नेता है, और इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता है। सबको जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ, मेजर जनरल सिन्हा आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त भगदड़ की तस्वीर आ रही है कि F-16 को हटाया गया, उन्हें ग्वादर भेजा गया है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है मेजर जनरल? जय हिंद सुचारिता। जय हिंद सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हाई तौबा मचा रखा है, और जैसे बंदर उछलते हैं एक जगह से दूसरे, वो ये मोबिलाइजेशन नहीं है। एक फौज के अंदर में जो मिलिट्री करती है मोबिलाइज करती है। जो मैं देख रहा हूँ रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशंस, वो तो आपको दिखा रही है जैसे भागने का होड़ लगा हुआ है। यदि आप ग्वादर के अंदर में अपने 52 F-16 को ले जाते हैं आउट ऑफ 85, उसमें से आधे तो वो हैं जो कि काम ही नहीं करेंगे। ग्वादर के ऊपर में मेजर नेवल ऑपरेशंस का इनको लगता है खतरा है कि ये बचा लेंगे। S-400 आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है और मेट्योर मिसाइल है, तो इनको लगता है कि ये तो उन्हें से पहले ही तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब आप देखिएगा कराची में, क्योंकि आपने सवाल किया है तो इसलिए मैं उसको रिव्यू कर दूं, वहाँ पर J-10 है, J-17 है, F-16 के एक दो कुछ थे एयरक्राफ्ट उन्होंने रखे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। सकर्दू में कल F-16 एक बिना ही पहले ही वो हो गया एक्सीडेंट और वो ख़त्म हो गई है, और उन्होंने अपनी फ्लाइट रोक दी है सकर्दू में। स्वात में कुछ लगाया है। पीछे जो चमन के पास में, यदि आप क्वेटा के आसपास ले, जो एक इनकी एयरफील्ड है, क्योंकि 12 कोर इनके स्ट्राइक कोर है, वो उधर पड़ी है, और पेशावर कोर, दोनों के अंदर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की, TTP की, और उसके अलावा थोरकम बॉर्डर से और स्पिन बॉल्डिक से, जहाँ की मेजर आज ही 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये आप बताइए कि भारत तो अभी तो आंख भी नहीं दिखाया, अभी तो Exactly. कुछ नहीं किया, और इनकी इतनी हाय तौबा मच गई। सर, F-16 लड़ाकू विमान जिस तरह से वहां से हटाए गए हैं, जी आप जिस तरह से हटाए गए हैं मेजर जनरल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हथियार उठाया नहीं है, और इस तरह की इमेच्योर बयानबाजी भारत करता भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो शेर होता है, वो बार बार गिदड़ भभकी नहीं देता कि हम दहाड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है। ये मैं बार बार कहती हूं, और ये मैं गर्व के साथ कहती हूं। मैं एक बार बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। ये खबर भी आ रही है, पाकिस्तान में सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपने लाहौर एयरपोर्ट थोड़े दिन पहले देखी होगी, जहां पर आग लगी और उसके बाद काफी हिस्सा उसका वहां पर उस आग के हवाले हुआ। इसके बाद पाक सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई है। ATC को भारत एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स की जांच के भी आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है जो भी फ्लाइट्स भारतीय एयर स्पेस से आ रही है उनकी जांच के आदेश दिए हैं। सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है पाकिस्तान में। अब मैं आपको जरा वो बयान सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद मैं आरजू आपके पास आ रही हूं, याकूब साहब आपके पास आ रही हूं। यह बयान जो 24 से 36 घंटे में हमले का बयान है, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है। जरा इसे सुने हमारे दर्शक। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अब मैं इसी बयान से बात शुरू करना चाह रही हूं। जरा मुझे बताइए याकूब साहब, ये रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। इतना डर हो गया है वहां पर, 24 से 36 घंटे पे हमला होगा। UN में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं UN डायरेक्टर जनरल से। याकूब साहब की आवाज नहीं आ रही है। कैलकुलेशन करता है या कोई। बोलिए। आ रही आवाज आप? हाँ, बोलिए। देखें, अगर आप इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग में, वॉर हिस्टीरिया में, और आपने मीडिया के अंदर जंग छेड़ रखी है, तो वहां पे अगर कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है या अगर वो ये कैलकुलेट करता है अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस के ऊपर कि कब जो है वो अटैक है वो हो सकता है। हाँ। मैंने तो आज से 3 महीने पहले कह दिया था इंडिया इज लाइकली टू अटैक पाकिस्तान सूनर और लेटर, क्योंकि हमें आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था।
जितनी एक कोई हमारी वो थी कि इंडिया जो है उसको किस तरीके से प्लान कर रहा है। ये टेररिज्म का जो एलिगेशन है, भले रियलिटी कह ले उसको, जो मर्जी आप समझ ले उसको, ये एक बहाना हुआ करता है। हालांकि हम इसको डी एस्केलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ के इस तरह के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली सर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बदकिस्मती की याकूब साहब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बेगुनाहों का खून बहाना है और ये पहली बार पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। आज आप यूएन में बात करने जा रहे हैं, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट करवाइए, लेकिन क्यों करवाएं? आप लोग जानते हैं ये पहले भी आपने किया है। ये हम भी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, करता चला आ रहा है, और इंडिया भी करता चला आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट या मैच्योरिटी या रिस्पॉन्सिबल जो सर ये पाकिस्तान में बैठे अब्दुल समद याकूब को छोड़कर और कोई नहीं कहेगा कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म। हम टेररिज्म के दंश झेलते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये जानती है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम टेररिज्म। मेरे तो एक सवाल है कि आप ही के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने टीआरएफ का नाम हटवाया है यूएन में। मतलब ये तो खुले आम सपोर्ट चल रहा है, वो भी चाइना ने बैकिंग की है कि आप टीआरएफ का नाम हटवा दें यूएन के बयान में से। मतलब इट इज वेरी ये खबर मेजर टूर बहुत बड़ी है। सूद साहब ये बहुत बड़ी खबर है, मैं जरा चाह रही हूं इस खबर को एक बार चला दीजिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान कैसे फिर से बेनकाब हुआ, याकूब जी जरा सुन लीजिए इसे। आपको शायद एक खबर ना पता हो, मेजर टूर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है। टीआरएफ से कनेक्शन की बात कैसे कबूल कर ली है पाकिस्तान ने? यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया ही आप ही के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं, और वो अपनी संसद में ये कबूल कर रहे हैं कि टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, हमने टीआरएफ का नाम हटवाया। ये बयान संसद में दे रहे हैं वो कि टीआरएफ का बयान हमने हटवाया है। इसका क्या मतलब है? द रेजिस्टेंस फोर्स अगर एक आतंकवादी संगठन का नाम हटाने के लिए एक देश काम कर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो देश आतंकवाद के समर्थन में है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। मुझे जरा बता दीजिए टीआरएफ का नाम हटाने का मतलब क्या है याकूब जी? लीजिए आरजू जी को भी लीजिए। इससे पहले भी जो है ना, मसूद अजहर को जब इंडिया को मसूद अजहर जो है वो प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना है, तो चाइना ने वीटो किया। चाइना 10 साल, आपको 10 साल लगे थे मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर करने में। ये बात ठीक है अपनी जगह के ऊपर, के डिप्लोमेटिकली के इंडिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि कल तक हम टेररिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, कि कल तक हमारी जो पॉलिसी थी वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स थी, कल हम इन्फिल्ट्रेशन में भी सपोर्ट करते थे, वही काम आज आप कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में वही कुछ कर रहे हैं, वही रिवेंज हमसे ले रहे हैं। सर, डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट, डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। आप लॉजिक भी लगाए। टीआरएफ का नाम क्यों हटाया है? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, वो आपके सगे हैं, आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जाकर यूएन में कह रहे हैं टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आप? इसका कोई जवाब है? देखिए, आप भी तो बीएलए को, आप भी तो, क्या आप बीएलए के टेररिस्ट को दिल्ली में ले जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते? हम उनका नाम हटाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में खून खराबा किया है, मैस ग्रेव्स आपने बनाए हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां, उनका अता पता ही नहीं है 2013 से। अब कैसी बातें कर रहे हैं ना? वहां पे हॉस्पिटल, और कोई हादसा होता है तो हॉस्पिटल आपने किडनैपिंग पॉइंट बना के रखा है कि किसी को भी प्रोटेस्टर को चोट लगे पुलिस के खिलाफ। आप मैं आज ये कह रही हूँ आरजू मैं आज ये कह रही हूँ, अयूब मिर्जा साहब भी हैं। सुन साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अयूब मिर्जा साहब, ये बड़ा क्लियर है, आज ये एक ओपन एडमिशन है, जब देश के मंत्री संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस के एक ड्राफ्ट से हटवाने की वकालत करें, इसका सीधा मतलब है हम और आतंकी एक हैं, आतंकी हमारे सगे हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, पहले दो बातें, एक तो ये कि मैं इस वक्त अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं जी, और रास्ते में मैंने ये गाड़ी रुकवाई है, इसके लिए तो मैं अभी बोलूंगा, उसके बाद मैं शो से मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ।
तो पहली बात तो यह है कि याकूब साहब ने कहा कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं बैठ के बातचीत करके। तो भाई साहब, याकूब साहब, ये मोदी साहब रिजॉल्व करने ही तो आ रहे हैं इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज सिंस 1989 you have been exporting terrorism not only in Kashmir but across the globe. You are a mercenary terrorist country. पैसा दो और जिसको मर्जी आप जितने मर्जी सुसाइड बॉम्बर ले लें, जितना मर्जी कर लें। दूसरी बात यह है कि आप लोग रात को 2 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 बजे, और आप ही के टाइम के मुताबिक रात को 3 बजे हमने उसके जवाब में प्रोग्राम करके रिकॉर्ड करके अपलोड किया। वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव, वी आर वॉचिंग योर एवरी मूव। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। Terrorism is going to be wiped out from the face of the earth if Pakistan is dismantled and destroyed. और मैं ये भी कहता हूं कि आप लोगों को, सब पाकिस्तानियों को इस वक्त पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत आपका दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान की फौज आपकी दुश्मन है। पाकिस्तान की फौज प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होने देती क्योंकि इनकी अपनी बिजनेस एम्पायर है। कोई बैंक नहीं खुलने देती क्योंकि इनकी अस्करी बैंक है। ये कोई फ्लोर मिल नहीं लगाने देते क्योंकि शुगर मिले, फ्लोर मिले इनकी। ये कोई हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट जो है उसको बनने नहीं देते क्योंकि DHA हाउसिंग सोसाइटी और अस्करी हाउसिंग सोसाइटी इनकी है। मैं क्या क्या गिनवाऊं? मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद जर्नैलों को ठिकाने लगाएगा और वापस चला जाएगा। हमने पहले भी 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन थी शिमला मुआहदे के तहत वापस कर दी थी। हमें जमीन नहीं चाहिए। हम एक दफा फिर 1971 में जिस तरह सुन ले बात, जिस तरह एक दफा 1971 में हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों से आजाद करवाया था, इसी तरह अब दोबारा हिंदुस्तान बलोचों को, कश्मीरियों को, जमवालों को, गिलगिती बल्तिस्तानियों को और सिंधियों को एक मौका दे रहा है कि वो अपनी आजादी हासिल करें। उठ जाओ इस फौज के खिलाफ। फौज तुम्हारी दुश्मन है, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और आखिर में जिस तरह वो फिल्में वैम्पायर मूवीज में दिखाते ना कि दे शो अ क्रॉस to the vampire and then the vampire dies, इसी तरह ये जो आतंकवादी मुसलमान हैं इनके सामने जय श्री राम का नारा लगाओ तो और जय हिंद का नारा लगाओ तो इनकी मौत वाक़या हो जाती है। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जीतेगा हिंदुस्तान, क्या आपसे आगे सर जय हिंद। और आपने ये बात बोली, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली है। आप जा रहे हैं लेकिन जय हिंद का जब नारा लगता है तो एक जोश अपने आप आता है। मैं एक बार ये जरा बता देती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज देर रात बैठक बुलाई है सिंधु जल समझौते पर। रात 8 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ही बहुत है पाकिस्तान के लिए। वहां पर उस पर इतनी बिलबिलाहट है कि खून बहाने की बातें होने लग रही हैं। ये जो तस्वीर है आपको बता दूं, रात 8 बजे ये बैठक होगी और सिंधु जल ट्रीटी पर ये बैठक होगी। इसको जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए ये बैठक होगी। अब आरजू, मैं आपके पास एक बार आ रही हूं। सूद साहब को लीजिए, आरजू को लीजिए जरा स्क्रीन पर, दीपक बोरा जी को लीजिए। मैं आरजू, जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, हम देर रात बैठक होने वाली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगली बार पाकिस्तानी कोई आए तो उन्हें बस ये दिखाइए, सिर्फ पानी का ग्लास। ये अपने आप में बड़ा हमला है। इसके आगे तो सब है। देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो हमारे यहाँ बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि अगली जंग अगर कोई हुई भारत के साथ तो वो पानी पर ही होगी। लेकिन जो आप अता ताड़ साहब की बात कर रही थी कि वो इतनी आधी रात को क्यों आए थे बात करने, तो वो शायद इसलिए आए थे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी बात पहुंचा सकें, क्योंकि दिन और रात और टाइम का फर्क था। तो इस वजह से शायद उन्होंने सोचा होगा कि अमेरिका और यूरोप के लोग उनको सुन लेंगे। डेफिनेटली पानी के ऊपर तो बात होनी ही चाहिए और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अभी ना सही कुछ मंथ के बाद पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ सकती है। और इसीलिए शायद
बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और इस चीज को थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहाँ तक हो पाएगा मालूम नहीं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स ने ये भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार हैं, ये बात भी कही गई है। और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब की बार बार बात की जा रही है, तो उन्होंने भी मतलब आतंकी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बिठा दे, ये कह रहे हैं आप? आतंकी को ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर बनाकर बिठा दें, ये कह रहे हैं आपके यहाँ के नेता। और हम ये मान लें पाकिस्तान किसी भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है क्या? मैं सिर्फ ये मजाक लगता है आरजू हिंदुस्तान में सबको। नहीं देखिए अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर उठकर पहली बार पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कोई डिफेंस मिनिस्टर ये कहे कि 30 इयर्स हम लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और ये हमारी गलती थी, तो अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं तो फिर हो सकता है आगे पॉलिसीज को ठीक करें। अरे आरजू जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो है भली इंसान है, बॉर्डर के उस पार पैदा हो गई, आप गलत जगह पर चली गई। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी क्योंकि ये जिस तरह का खून खराबा हुआ है इस समय हमारे यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है इसके लिए, जीरो टॉलरेंस। मैं ये जानती हूँ। सूद साहब जरा बताइए कि यहाँ पर जैसे उन्होंने एक बात बताई कि वहां का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेना ही डेवलप करती है, सेना ही उसे सपोर्ट करती है। वो हाफिज सईद हो, वहां पे छोटे से छोटा वो टेररिस्ट हो जो कि बंदूक उठाता है, उन सबको सेना का संरक्षण है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे फ्री एंड फेयर? इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने ठीक कही है। जब पठानकोट अटैक हुआ था जनवरी 2016 में पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने के बाद, तो पीएम मोदी ने स्पेशली वहाँ की टीमों को बुलाया था जहाँ पे आईएसआई के लोग भी आए थे, आर्मी के लोग भी आए थे, और उनसे कहा आप इन्वेस्टिगेशन करो। और उनको उम्मीद थी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चीज़ें सामने आ जाएंगी और इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। खैर, मैं शहबाज शरीफ की बात करूँ, वो पीएम मोदी समझते थे बड़े ईमानदार हैं और बड़े अच्छे हैं, देश का भला चाहते हैं। पॉलिटिशियन तो किसी न किसी हिसाब से देश का भला करना ही चाहेगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने उरी अटैक कर दिया कुछ महीने के बाद, तो पीएम मोदी ने कहा ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। और उसके बाद भी फिर इन्होंने पुलवामा कर दिया, तो पीएम मोदी ने कहा जी अब बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, और गलती कर गए। और उसके बाद यहाँ पे बालाकोट कर दिया। और अब ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान समझ जाएगा। फिर आप देखिए पिछले 1 साल से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया के अंदर। और अब जो ये काम किया गया, एक्चुअली आसिफ मुनीर ने जिस तरीके से अटैक किया, अगर देखा जाए पाकिस्तान की हिस्ट्री, चाहे 65 का वार लगा लीजिएगा, चाहे 71 का लगाइएगा, चाहे 1999 का लगाइएगा, ये सारे के सारे वार किए पाकिस्तान के आर्मी के जनरल से इंडिया के ऊपर। 1999 में मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ की और अपने प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बताया। और फिर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच देता है, अगर कोई पाकिस्तान का जनरल स्पीच देता है तो उनका प्राइम मिनिस्टर बैठ के ताड़ियां बजा रहा होता है। और हमारे जब पीएम स्पीच देते हैं तो हमारे जनरल सामने बैठे होते हैं, उनसे सुनते हैं क्या पीएम मोदी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने जो काम किया है, एक गलती कर गया, असेसमेंट इनकी बड़ी गलत है। जैसे इन्होंने 1971 में अटैक कर दिया 3 दिसंबर को, और इन्होंने सोचा कि भाई अब इंडिया पे हम अटैक कर देंगे, इंडिया की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंटेलिजेंस की बहुत मजबूत है। लेकिन हमें पता था अटैक करेंगे और हमने अपनी एयरफोर्स को पीछे हटा रखा था। हमने जब काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान बर्बाद कर दिया हमने। 13 दिन के अंदर वार खत्म हो गया। और इनके जनरल्स ने भी पीछे कहा था कि 6 दिन के अंदर पाकिस्तान हार सकता है। मैं सोचता हूँ कि 3 दिन भी नहीं लगेंगे पाकिस्तान को खत्म करने में, और खत्म किया जाएगा। और देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है कि जो एक असेसमेंट होता है, और आप जैसे कह रहे हैं कि उस असेसमेंट के चलते ही इस वक्त जो हमारी सेना की प्रिपेयर्डनेस क्या है, वो कल बैठक हुई है मेजर तूर, और वो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि खुली छूट है, ये तय करेंगे कि कैसे समय क्या होगा, तारीख क्या होगी और जगह क्या होगी। ये दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, सुचारुता ऊपर से सीसीएस में रीशफल भी हुआ है। मतलब वो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिस्ट, यस, द बेस्ट जो इस मॉडर्न एरा के अर्बन वॉरफेयर एक्सपर्ट है, उनको अब इंक्लूड किया है। और एक और मतलब चिंताजनक खबर यह है कि एक लार्ज क्वांटिटी में चाइना ने सप्लाई किया है 28 अप्रैल को सुसाइड ड्रोन्स पाकिस्तान को। यस, तो दिस इज मतलब हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें जो भी हो, एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बाज आने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं एक बार फिर कहूंगी, एम्बेसडर वोरा, आपने सुनी रात 2 बजे की जो वॉर क्राई थी, रात 2 बजे का जो डर का आलम था, 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है भारत, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अब ये सब हो रहा है पाकिस्तान में। आप सोचिए, शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं, हस्तक्षेप करिए।
मतलब आप मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही सर, आ रही। कैन यू हियर मी? यस सर। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था, बाकी मेहमानों की बात सुन रहा था। आई लर्न अ लॉट जब भी आपके चैनल पर होता है। एज आई ऑलवेज सेड, यू आर आउटस्टैंडिंग। मैम, इसमें जो ये मीटिंग्स हमारी तरफ हो रही हैं, इनकी तरफ से तो रात को जो मीटिंग हुई है, अब यूएन के पास भाग रहे हैं, इसके पास भाग रहे हैं, उसके पास भाग रहे हैं, कोई है नहीं ना इनका समर्थन करने वाला। आपको याद होगा कि ये ईरान के पास भी गए थे, तो वो जो बाबरची है, बाबरची ने, जो भी उसका नाम है, विदेश मंत्री, बोला मैं मध्यस्थता करूंगा। मध्यस्थता का मतलब होता है कि मध्यस्थता हमें भी तो स्वीकार होनी चाहिए ना। इफ यू आर गोइंग टू डू मीडिएशन बिटवीन टू पार्टीज, तो हम वी शुड बी रेडी टू बी मीडिएटेड। हमने कहा आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कहा था। अब मैं इतना बता देता हूं, मैं वेरी क्विकली, मैं तो चाणक्य का पुजारी हूं, तो उन्होंने जो साम दाम भेंट दंड की बात की थी कि परसुएजन होना चाहिए, इकोनॉमिक मेजर्स होने चाहिए, फिर इनमें डिविजन्स होनी चाहिए और फिर अल्टीमेटली डन। ये चारों जो हमारी नीतियां हैं, जितनी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, आप देखेंगे सारी वही जो कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हो रही है, विदेश मंत्रालय का काम होता है टू परसुएड अदर कंट्रीज की भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज का काम होता है कि अगर दुश्मन है तो उसकी इकोनॉमी को आप ध्वस्त कर दीजिए टोटली। और फिर फाइनली डिफेंस का आता है रोल, वो तो आप समझती हैं। मेरा मानना है मैम, क्योंकि मैं काफी ध्यान से इसको सुनता हूं, आज पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है, वापस नहीं आ रहा है मैम। तो इस सब का मतलब ये है कि हालत उनकी बहुत नाजुक है। ये बड़ी बड़ी बात हर चीज में मैम, जो भी उनका मंत्री आता है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। भाई न्यूक्लियर वेपन्स की तो बात ही नहीं की है हमने कहां बात की है कि हम आप पे हमला करने लगे हैं। ये तो आप खुद बता रहे हैं क्यों डरे हुए हैं। इसको एक ही सेंटेंस अंग्रेजी का है मैम, दिस इज द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं, आपका दिमाग का खराब हो जाता है। यही आज हम देख रहे हैं यहाँ पर। हम कल हमला करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनका समर्थन करेगी, ऑल दैट इज सेपरेट। लेकिन इनका बिहेवियर देखिए, कौन इनका साथ देगा? $1 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, सब कुछ तो हार चुके हैं। अब और आपके पास क्या बचा है हारने को? अभी भी बाज आइए। अगर मेरी बात माने मैम, इनका आर्मी चीफ भाग गया, ही इज नॉट इन पाकिस्तान, टेक इट फ्रॉम मी, वो टर्की में छुपा हुआ है। मेरी बात मानिए, जो आपने मुशर्रफ के साथ किया था, इसको गिरफ्तार करिए, वापस लाइए, देशद्रोह का आरोप लगाइए और इसको सजाए मौत। यस एम्बेसडर वोरा, जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक बार नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं मेजर जनरल सिन्हा, इसको लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं थी। जरा आरजू और याकूब साहब को भी लीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा थी मेजर जनरल सिन्हा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बकायदा एक फोटो ट्वीट की गई है दिखाने के लिए कि जनरल मुनीर वही है, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है तो भाग गए पूरे सब लोग। तो पहले परिवार भाग गया, फिर जनरल मुनीर भाग गए, फिर वो फोटो ट्वीट की गई है दिखाने के लिए देश की आवाम को। देखिए, आरजू भी हैं, याकूब साहब भी हैं और दोनों सेंसिबल हैं, मैं उसका मानता हूं, मैं बहुत बैठा हूं। देखिए, जो आपने बात की, एक आपको मैं बताऊं, पहले 5000 पीपल हैव डिजर्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस, जो कि उनके ड्यूरल लाइन में थे, वहाँ वो तो निकल ही गए हैं। वो बढ़ करके मेरे ख्याल से कल का एक रिपोर्ट है कि 2000 और हैं, 7000 हो चुका है। ओवर स्टेल ऑफ लीव जितने भी उनके छुट्टी पे थे, उनको कहा गया मोबिलाइजेशन के पहले के वापस आओ, कोई भी वापस नहीं आया है। बहुत सारे फौजी जनरल साहब हैं जिन्होंने बहुत वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है बलूचिस्तान में। वहां पर जो बड़ी बड़ी हैं, डायमंड की है, गोल्डन फैक्ट्री है, सिल्वर है, कॉपर है, लिथियम है, वो कि जो फौजी फाउंडेशंस के थे, उन्होंने सारी फैमिली निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने लूट मचाई थी। एक सिविल वॉर, और याकूब साहब को मैं इसमें कहूँगा कि 9 मई को जो इन लोगों ने किया था, जो वहाँ के अवाम ने सिविल वॉर किया था, कोर कमांडर के घुस गए थे पंजाब के अंदर में, और उनके तहस नहस, ये पहली बार पाकिस्तान के ये इतिहास में ऐसा हुआ था। 9 मई का दिन आज भी पाकिस्तान में गूंजता है कि टोटल सिविल। तो उसको यदि ये आसिम मुनीर साहब सोचते हैं कि भारत के साथ ये इस तरह से 26 लोगों को करो और पूरी की आवाम, क्योंकि बदल जाएगी, वहां की आवाम 25 करोड़ की आवाम है। आज अब इन्होंने, हमने तो बंद कर दिया, आप उनके यूट्यूब चैनल्स देखें, याकूब साहब से पूछें, आज याकूब साहब भी बताएंगे, यदि सच्चाई से बताएं कि क्या हालत है। सिविल वॉर सभी जगह छिड़ रखा है। यदि मैं बलूचिस्तान का हूं, खैबर पख्तूनख्वा कहूं, गिलगित बल्तिस्तान का हूं, पीओके का हूं, तो भारत को क्या, हम केवल एक मोबिलाइजेशन नहीं किया है अभी तक, एक मोबिलाइजेशन नहीं है, हमारी एक गाड़ियां नहीं निकली, और इनका देखो क्या बंदरों की तरह उछल रहे हैं।
अपने ही चीजों को। और मुझे एक और चीज बतानी है क्योंकि आपके दर्शक समझेंगे। एक साहिबाल का जगह का नाम आ रहा है जो कि भावलपुर और भावलनगर के बीच का इलाका है, और हमारा जो ये जाती है सदर की कुछ पानी जाती है, उसके उन्होंने डिफेंस बनाया हुआ था अपने कनाल पे, वो सूखा दिया गया है। चिनाब को सुखा दिया गया है। आज सैटेलाइट इमेजरी आपने देखा है ना। टुडे 118 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। तो ये यदि हमें रिट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके आपसे मिलना चाहते हैं। ये मेजर जनरल सिन्हा ये बात कही जाती है कि दुश्मन का जो वार है उसका जवाब हमेशा तुरंत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो सही समय जो होता है वो अपने आप जवाब होता है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो वाटर ट्रीटी का जो ऐलान जो हेल्ड एट अबेयंस कर दिया है वो अपने आप में इतना करारा जवाब है कि वहां पर बिलबिलाहट है। इसीलिए बिलावल भुट्टो कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी अगर पानी नहीं बहेगा। सोचिए वो तस्वीर, वो नहीं मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो नदी में पानी था वो आप दिखा रही हैं। यस वो जो जलस्तर घटा है वो अपने आप में ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है, अपने आप में बड़ी स्ट्राइक है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये स्ट्राइक जो है ये किसी बड़े हथियार उठाने से ज्यादा है। मेजर तूर बिल्कुल बिकॉज देखें सर प्लीज बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। नहीं देखिए, आपने कि पानी सुखा दिया, लेकिन सिर्फ पानी का फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ साथ आपकी बिजली जाती है। जो मोंगला डैम था इनका, जहां से बिजली प्रोड्यूस होती थी, जिसपे यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो खतरे में पड़ गया है। क्योंकि हमने जो किशन काका डैम बनाया तो तभी उस पर खतरा था, लेकिन अब बिजली की भी कमी हो जाएगी। देखिए, किसी कंट्री को अगर आपने नुकसान पहुंचाना है या उसको बर्बाद करना है, उसकी इकोनॉमी पे कीजिएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनका पानी रोक दिया, फिर आपकी बिजली रुक जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के पास हमने चीनी भेजनी बंद कर दी, मेडिसिन भेजनी बंद कर दी। पाकिस्तान कहाँ से मंगाएगा? $1 बिलियन के लिए तो भीख मांगते हैं। और पाकिस्तान में देखो बड़ा समझदार है, आप उसकी समझदारी देखिए। पाकिस्तान ने इंडिया की ओवर फ्लाइट्स बंद कर दी। हर एक जो फ्लाइट जाती थी उससे पाकिस्तान को करीब $1,000 मिला करते थे। 100 फ्लाइट जाती थी, वो बंद हो गई, पाकिस्तान का पैसा बंद हो गया। हमें देखिए, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो हमारी वीकनेस पे अटैक कीजिएगा। आप तो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा? आप अपना देखिए। मैं अभी भी पूछ रही हूं, मैंने याकूब जी से पूछा है। एम्बेसडर वोरा, आप अगर सुन रहे हैं, मैंने याकूब जी से 10 बार पूछा, अभी फिर से पूछ लेती हूं आपके सामने। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो एक कंडेमनेशन लेटर था उससे टीआरएफ का नाम हटवाया है, द रेजिस्टेंस फोर्स। मैं याकूब जी फिर से पूछ रही हूं, टीआरएफ से, आतंकियों से ऐसी क्या साठगांठ है, ऐसा क्या याराना है कि उनके लिए इतना दिल आपका मचल रहा है कि उनका नाम हट जाए कंडेमनेशन लेटर से? ये तो ओपन कन्फेशन है ना सर, एक ओपन कन्फेशन है आतंकियों के साथ का। मैंने आपसे कहा कि देखिए, प्रॉब्लम हमारे हम इतने इमेच्योर इस रीजन के लोग हैं कि हमें ना तो हम कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, ना हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ना हमने इस रीजन को कोई पीस दिया, ठीक है। लेकिन मैं खैर ये अगर जहां पे टीएनएफ की बात आती है तो मैं अगेन आपसे कहूंगा कि जब आप बीएलएफ को और उसको आप कहते हैं कि हम मॉरली सपोर्ट करते हैं, उस अपसर्जेंसी को हम मॉरली और हर तरीके से जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, तो ये एक इमेच्योरिटी है। बाकी रही एक ऑन अ लाइटर नोट, बोरा जी से कहूंगा कि पानी जरूर बंद कीजिएगा, लेकिन रामपुर बंद ना कीजिएगा। तो बहरहाल बोरा जी ये बोरा जी के लिए मैसेज था, फिर भी बंद नहीं करेंगे। बोरा साहब क्या कह रहे हैं? ये बोरा जी के लिए दोबारा दोहराएंगे क्या बोला आपने? हमारे कुछ गेस्ट सुन नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि रामपुर की शराब बंद मत करिएगा, इनके जो बहुत पसंद है। जैसलमेर की जिन भी बंद नहीं करेंगे। आप मांगे तो देखिए, हम सप्लाई कर देंगे आपको सर। नहीं सर, इनको बहुत से और सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। याकूब साहब जो है, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे लिए मामला बड़ा संवेदनशील है सर। तो इस समय हम शायद अपने जो मिशन है उससे फोकस हटा नहीं पा रहे। आप लोग हटा पाएंगे शायद। इरशाद जी जुड़ गए हैं, 1 मिनट। नहीं सर, मेरे लिए ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई मजाक या हंसी मजाक की तो जगह ही नहीं है। इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता हैं, मैं उनसे पूछूंगी। एक बार इरशाद साहब से पूछ लेती हूँ, जरा ये भी खबर बता दीजिए। पाकिस्तानी सांसद की भारत को गीदड़ की फिर से आई है। वो कह रहे हैं अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे और वहां पर पहली ईंट जो रखेगी वो पाकिस्तानी सेना रखेगी। ये जय खान है, पाकिस्तानी सांसद हैं।
और इनकी गीदड़ भपकी सुन लीजिए, मुझे सुनानी भी नहीं है, नहीं सुनानी है, ये बेकार की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। इनकी ये गीदड़ भपकी है, बस ये ऐसी तरह के बयान जारी कर सकते हैं। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आतंकी चाहिए इन्हें, सेना तो कहां भेजेंगे। और ये गीदड़ भपकियां सुन लीजिए इनकी कि ये कह रहे हैं कि अयोध्या भेजेंगे और वहां पर हमारी सेना रखेगी। बॉर्डर के इस पार आने के लिए तो आपको सिर्फ अभिनंदन का जिगरा चाहिए, वो नहीं है आप में। और ये देख लीजिए यहां पर जो भेजा है, यहां पर जो भेजते हैं वो सिर्फ आतंकी भेजते हैं इरशाद जी। और ये बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, बहुत डर लग रहा है 24 से 36 घंटे में हमला। इरशाद जी कहाँ भाग रहे हो आप? ये भी भाग रहे हैं कहीं? हाँ, मुझे बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे भागने की तैयारी में। ये कहीं भाग रहे हैं, सिग्नल इनका वीक है, ये कहीं और सिग्नल। पर कोई बात नहीं सर, हमारा सिग्नल डिटेक्ट कर लेता है, S-400 हर रडार डिटेक्ट कर लेता है। कहीं भी भागेंगे रडार पकड़ ही लेगा, जहां भी भागेंगे। अब ये हो रहा है, हर जगह भाग रहे हैं लोग, हर ये भी भाग रहे हैं कहीं। देखिए 1965 की बात कीजिएगा, 1965 में पाकिस्तान ने कहा था, जनरल अयूब खान ने धमकी दी थी इंडिया को कि ब्रेकफास्ट हमारा अमृतसर के अंदर होगा और लंच हमारा होगा अंबाला में और डिनर करेंगे हम रेड फोर्ट पे। लेकिन और लाहौर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, लाहौर खो दिया। फिर उसके आगे पाकिस्तान छीन ली गई कि हमारे साथ संधि कर लो, इनको हटा लो। तो उन्होंने कहा तुमने अटैक क्यों किया था? उस टाइम पे पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे, बेस्ट टैंक थे वर्ल्ड के अंदर, समर जेट थे जो उसको फ्रांस ने दिए थे। उनके पास जितने भी यूरोपियन कंट्री से उन्होंने सारा पैसा दिया, 400 टैंक दिए ईरान ने, 400 टैंक दिए सऊदी ने, साथ में उनको अरब कंट्रीज ने पैसे दिए। फिर उसके साथ पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इंडिया के साथ कौन था? इंडिया के साथ था रशिया सिर्फ, और हम अकेले लड़े। 13 दिन के अंदर वार खत्म करके पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। लेकिन एक गलती करके हमने सांप के 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन सांप को मारा नहीं। और अब टाइम आ चुका है सांप का सिर कुचलने का। दोनों सांप का सिर कुचलना पड़ेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ये मैंने सूद साहब ये कल बात की थी, ये अच्छी तरह से समझते भी हैं। अगर सिग्नल बेटर हुआ हो, मुझे नहीं पता इरशाद जी की आवाज आएगी कि नहीं आएगी। आवाज भी जा रही है और डर भी बना हुआ है। इरशाद जी डर के मारे आवाज नहीं निकल रही क्या? आपको मैं बहुत शुक्रिया। मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव के दौरान आपको सुन भी रहा था, आपकी दहशत गर्दाना सोच भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि कैसे मरेंगे आप। मुझे मालूम है कि हमने कैसे मारना है हिंदुस्तान को। अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? बता दूं कि जो कुछ मेरे अरे बिरयानी बना के कहाँ पे भाग रहे हैं बिरयानी लेके अपनी? इरशाद जी मेजर आप कहाँ भाग रहे हो? अरे वो तो उस दिन मैंने मजाक में बोल दिया, आप तो मतलब आप तो वाकई भाग रहे हो। दरमियान में नहीं बोला, आप तो वाकई भाग रहे हो पाकिस्तान छोड़ के। लोगों के दरमियान में नहीं बोला। मैं आप कहाँ जा रहे हो? आप दुबई? मुझे सुनेंगे। आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं? आप अपनी कौन सी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं? भाग नहीं रहा हूँ मैं। इनको यही बातें समझ आती हैं। आप फार्म हाउस पे जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, आप कहाँ पे आप भाग कर रहे हैं? किधर भगौड़े हो रहे हैं? मेजर पाकिस्तान फौज तो भगौड़ा हो ही रही है, आपका भाग रहे हो? कि आप मेरा ख्याल है औकात में रहे तो अच्छा है। मेजर सूर आप देखें, बात सुने, मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला। मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ, गाड़ी मैंने लोड की हुई, असले से भी बारूद से भी। आप देखें इरशाद जी, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, हादसा हो जाएगा। आप नशा करके गाड़ी ना चलाएं। आपके साथ कोई नौजवान होगा लड़का जो नशा नहीं करता, आप उसको बैठने दें स्टीयरिंग व्हील पे। आप नशा करके गाड़ी ना चलाएं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपके घर राशन और दवाई पहुंचाने हम आएंगे। आप डरे मत। मेजर तूर ये मैं अपने घर की अगर बाथरूम ना धुलवाए ना, ये फिदाइन जो सोच है ना सर, इससे आगे सोच जाती नहीं आपकी। खुद भी फिदाइन बन गए आप, बाकियों को तो बना ही रहे हैं उस देश में, खुद भी फिदाइन बन गए। बोल रहे हैं गाड़ी लोड करके जा रहा हूं। इरशाद जी इससे थोड़ा आगे बढ़िए। यही सोच वहां के नेताओं की रही है, इसीलिए देश इस हालत में पहुंच गया है। और नेताओं को शर्म भी नहीं आती इस तरह के बयान देते हुए, गाड़ी लोड करके फिदाइन बन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपको लगता है हमारी जनता तो यही भाषा समझती है, फिदाइन, गोले बंदूक, गोला बारूद, उड़ाना, धमकाना, यही सब चल रहा है वहां। याकूब जी ये कहीं आपको बता के गए कहां जा रहे हैं? ये मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने मुल्क का ये असर कर दिया।
इन्होंने मुल्क को डॉक्टर साहब ने इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि अब तो हमें लगता है कि अगर इंडिया अटैक कर भी देगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। मुल्क में कुछ रखा ही नहीं इन्होंने। लीजिए सुन लीजिए, बात करके रख दिया इन्होंने। यहाँ ये इनकी परफॉर्मेंस है। आपको सब कुछ ये लीजिए, सुन लीजिए इनका क्या कह रहे हैं याकूब जी। कह रहे हैं आपने इतना मुल्क बर्बाद कर दिया कि मुल्क को अब अगर तबाह भी कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। इरशाद जी आपकी वाहवाही कर रहे हैं, इतना मुल्क तबाह किया आपने, कसर छोड़ी आपने, कोई कसर छोड़ी। इतना तबाह किया, इतना लूटा, इतना खाया, इतना इन्होंने जो है ना वो मेरा ख्याल है कि इतना इन्होंने शेलिंग करते थे। जब शेलिंग करते थे तो हमारी मरने वाली हालत हो जाती थी इनके। और ओपन फायरिंग यानी कि इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर ओपन फायरिंग। तो ये अब ये इतना पोलराइज कर दिया, इतना इंस्टेबिलिटी कर दिया है कि डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रही कि इनको जवाब क्या जवाब जाके देंगे। ये क्या ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, ये क्या पीस की बात करेंगे। इनसे जब कोई बात करे तो इनको तो अगला जवाब देगा। अब ये देखिए ये जरूरी था याकूब जी, क्योंकि यहाँ पर जो बैठकर बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि हम आएंगे, गाड़ी लोड करके आएंगे, खुद फिदाइन बन गए, उनको कैसे खुद ही अब शो पर भांडा फूट रहा है कि इनसे बड़ा दहशतगर्द तो कोई है नहीं। मुझे लगता नहीं मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है याकूब जी, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत है। सीधी बात यह है कि हमने कोई बयान नहीं दिया अभी तक युद्ध को लेकर, हमने कोई हथियार नहीं उठाया है, लेकिन देखिए जो गर्जना हो रही है उसका डर कैसा है कि रात के 2 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस कदर इस वक्त हड़कंप मचा है पाकिस्तान में, ये डर बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।